नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 इतिहास से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन से सही हैं? तो पहला है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। तो ये पॉइंट एकदम सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ये भी एकदम सही है। तीसरा है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो ये पॉइंट गलत है। और अगर तीसरा पॉइंट गलत है तो ऑप्शन रह जाता है ए 1 और 2। बाकी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तीसरे के गलत होने पर ये एक टफ क्वेश्चन था और बहुत ही डीप। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। तो यह ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि इन दोनों का टाइमलाइन जो है वो सेम नहीं था। अगला है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तो ये एकदम सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये ऑप्शन भी एकदम सही है। अब यहाँ पर अगर पहला ही ऑप्शन किसी को पता होता तो बाकी एलिमिनेट हो जाते। तो ऐसे में इसका सही आंसर है बी, केवल 2 और 3। पर देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा कठिन प्रश्न था। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दारन कहलाते थे? तो ये थे सैयद, और ये भी एक ऐसा प्रश्न था जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में डायरेक्ट नहीं दिखेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो बलबन के समय में भी हो चुका था। अब यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन गलत होता है तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो कट हो जाते हैं। अब या तो दूसरा सही है या तीसरा। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुँचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तो ये ऑप्शन सही है, और अगर ये सही हो जाता है तो हमें तीसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल 2 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब ये भी एक टफ क्वेश्चन था, क्योंकि ये नाम आपको हिस्ट्री में सुनाई नहीं देते होंगे। तो जैसा सबसे पहला है आर्यदेव जैन विद्वान। तो ये गलत है, क्योंकि ये बौद्ध थे। दूसरा है दिगनाग बौद्ध विद्वान, ये एकदम सही है। तीसरा है नाथ मुनि वैष्णव विद्वान, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 युग्म। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर अगर किसी को ये पता है कि अवदान शतक जो है वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो आप 3 ऑप्शनों को डायरेक्ट कट कर सकते हैं और आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि परिशिष्ट पर्वन तो आपको लूसेंट जैसी बुक में भी देखने को मिल जाएगा, किंतु पहला और चौथा आपको इतना आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर अवदान शतक के बारे में आपको पता है कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध ग्रंथ है, तो ये आंसर हो सकता था, पर यह भी एक कठिन प्रश्न था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो ये नामित वर्ड गलत है, नामित सदस्य नहीं है बल्कि निर्वाचित सदस्य होंगे। तो ऑप्शन ए तो गलत है। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये ऑप्शन सही है और ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बारिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था या जुड़े थे? तो ये अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, वरना ये एक कठिन प्रश्न था। का आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस।
अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्देशित करता था? तो यह निर्देशित करता था सिक्के को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए? तो यहाँ पर जो ट्रांसफर्ड था वह था स्थानीय स्वशासन। तो अगर आप यहाँ पर 2 को एलिमिनेट कर देंगे तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा C 1 3 4। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पहला है, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। ये बिल्कुल सही है, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, ये भी एकदम सही है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, ये ऑप्शन गलत है, ये की थी राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। तो अगर 3 जिसमें है वो अगर हम कट कर दें तो ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो आपको पता है कि सब भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए, और यही सही है। अगला है, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। अगला है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कोई जो है वैसे ही ऐसा वर्ड हो गया कि इससे लगी रहे कि ये तो ऑप्शन नहीं ही होना चाहिए। थर्ड देखिए, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। और डी है, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। अगला है, राजा और उनके राजवंश। तो यहाँ पर है, पहला है नानुक चंदेल, ये ऑप्शन सही है। अगला है जय शक्ति परमार, ये ऑप्शन गलत है। थर्ड है नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार, ये एकदम सही है। और चौथा है भोज राष्ट्रकूट, तो ये तो परमार हैं, तो ये भी कट हो जाएगा। तो 2 सही हैं और 2 गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा केवल 2 युग्म। तो ये भी एक टफ क्वेश्चन था, क्योंकि अब यूपीएससी एकदम चाहता है कि आपको चारों ही पता हों तो सही रहेगा, वरना ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि केवल 1 युग्म, केवल 2, केवल 3, सभी चारों। तो अगर आपको चारों नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व करना टफ है। अशोक के शिलालेख और वह जिस राज्य में, तो पहला है धौली उड़ीसा में, तो ये एकदम सही है। दूसरा है एरगुडी आंध्र प्रदेश में, ये भी एकदम सही है। जौगढ़ मध्य प्रदेश में, ये एकदम गलत है, ये उड़ीसा में है। और चौथा है कालसी, जो कि है उत्तराखंड में, यहाँ कर्नाटक दिया है, ये भी गलत है। तो केवल 2 युग्म। तो ये थे यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन। और क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल आसान हो, सारे क्वेश्चनों में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए और साथ में डीप नॉलेज होना चाहिए। हिस्ट्री का जो पोर्शन था मेरे हिसाब से यूपीएससी में टफ था, और पेपर के दौरान तो बहुत सारे अभ्यर्थी चौंक गए थे ऑप्शंस को देखकर, और ये लाजमी भी है क्योंकि यूपीएससी ने पहली बार ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि ऐसे लगभग पेपर में 7-8 ऑप्शन वाले प्रश्न थे। आपने एग्ज़ाम में कितने प्रश्न हिस्ट्री के सही किए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य विषयों के आंसर की के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।